See what is happening when we are talking about the forces. ठीक है, हम जब फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फोर्स को लिख रहे हैं अपन डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. We can write force as a differentiation of momentum with respect to time. And differentiation of momentum with respect to time can be written as mass into velocity. Now this can be written as, देखिए यहाँ पर मैं u into v वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, डिफरेंशिएशन में अपन ने पढ़ा था. और u into v वाला फॉर्मूला मेरे पास क्या कहता है कि एक बार मास को अपन कांस्टेंट ले लेंगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे. ठीक है, तो पहले अपन को यहाँ ऐसे ले लेंगे, इज इक्वल टू मास कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ मास. सी व्हाट इज हैपनिंग. इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में अपन ने ये देखा कि एक बार तो मास को कांस्टेंट ले लो, डिफरेंशिएशन कर दो वेलोसिटी, और एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लो, डिफरेंशिएशन कर दो मास का. ये तो हमारा कौन सा फॉर्मूला कहता था, कौन सा, जब अपन मल्टीप्लिकेशन रूल सीख रहे थे डिफरेंशिएशन के अंदर, उसके तहत अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया. अब अपन इसके दो केसेस बनाएंगे. पहला केस अपन यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, इफ द मास इज कांस्टेंट. इफ द मास इज कांस्टेंट, अगर मास को क्या ले लो, कांस्टेंट ले लो, तो कांस्टेंट मास ले लें तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा और ये वाली पूरी टर्म मेरे पास जीरो हो जाएगी. So directly we can say that force is equal to mass into dv by dt. एंड इसके बेस पे जो भी फॉर्मूले निकल के आए थे अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे, तो अभी तक जितने भी फॉर्मूले देखे हैं वो याद रखना किसके ऊपर बेस थे, मास इज कांस्टेंट पे. ठीक है, लेकिन अगर मैं मास को वेरिएबल ले लूं, अगर मैं मास को वेरिएबल ले लूं तो फिर से मेरे पास दो केसेस बन जाते हैं. कौन कौन से दो केसेस? केस नंबर 1 इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे. पहला केस ये बनता है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट. अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लूं तो मास इज वेरिएबल बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट. सो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब m dv by dt कांस्टेंट हो गया, मास वेरिएबल हो गया. सो वी कैन राइट इट एज फोर्स इज इक्वल टू v dm by dt. ठीक है, और दूसरा केस क्या है, वेलोसिटी भी वेरिएबल, तो यहां पर ले सकते हैं वेलोसिटी वेरिएबल और उठा के पूरा का पूरा फोर्स का फॉर्मूला लिख देंगे, m dv by dt प्लस v dm by dt. अब ये 5 फॉर्मूले मेरे पास और केसेस निकल के आते हैं. पहले अपन ने कांस्टेंट ले लिया मास को, फिर मास को वेरिएबल ले लिया. मास को जब वेरिएबल ले लेते हैं फिर से दो अपने पास क्लासिफिकेशन निकल के आता है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज वेरिएबल. वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी वाली टर्म को जीरो कर दिया, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर निकल के आ गई. अब ऐसा कहाँ देखने को मिलता है कि हमारा जो मास है वो कांस्टेंट नहीं है? ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? तो ऐसा देखने को मिलता है हमें रॉकेट प्रोपल्शन से. कहाँ देखने को मिलता है? इन रॉकेट प्रोपल्शन. रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, अपने पास बड़े बड़े बूस्टर्स लगे होते हैं. ठीक है, एक रॉकेट कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, और इसके पास यहाँ पर बड़े बड़े बूस्टर टैंक्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा ये चीज. ठीक है, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है वैसे वैसे इन बूस्टर टैंक्स में जो फ्यूल है वो बर्न होता है. बर्न होता है तो पहले मास जब ये रॉकेट ग्राउंड पे था, धरती पे था, तो इसका मास ज्यादा था. जब ये रॉकेट लिफ्ट ऑफ करने लगा, ऊपर जाने लगा, तो इसका मास कम होने लग गया क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल था वो बेसिकली बर्न होना शुरू हो गया. दैट मीन्स मास इज वेरिएबल. और जब मास वेरिएबल होते हैं तो हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे, हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा. तो इन लिफ्ट ऑफ या फिर इन रॉकेट प्रोपल्शन वी यूज, इन लिफ्ट ऑफ और इन रॉकेट प्रोपल्शन वी यूज वेरिएबल मासेस. हम तब क्या यूज करते हैं? वेरिएबल मासेस को यूज करते हैं. वेरिएबल मासेस को यूज करके मिलता क्या है? तो बेसिकली वेरिएबल मासेस को यूज करके व्हाट इज हैपनिंग, वी कैन कैलकुलेट दैट व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज फोर्स, और इन सब चीजों को यूज किया जाएगा. अब इसकी स्टडी कहाँ करेंगे? तो इसकी स्टडी करेंगे हम कोलिजन के अंदर, क्योंकि हम पूरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रॉकेट प्रोपल्शन, ऑब्लिक कोलिजन्स, सब चीजों के बारे में, रेस्टिट्यूशन, ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे कोलिजन नाम के चैप्टर में, जो हम वर्क फॉर एनर्जी के बाद शुरू करेंगे. अभी सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है दैट वेरिएबल मासेस भी देखने को मिलते हैं. रियलिटी में हर जगह वेरिएबल मासेस है.
अगर आप एक शोरूम से गाड़ी निकाल के लेकर आए, ठीक है, तो उस गाड़ी में ना ही इंजन ऑयल है ना कुछ है, ठीक है, उसमें ना पेट्रोल है, आपने उसकी टैंक फुल करा दिया, आपने उसके अंदर इंजन ऑयल डाल दिया, तो ऑब्वियसली उसका मास क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, क्योंकि आपने उसके अंदर फ्यूल भी डाल दिया है, इंजन ऑयल भी डाल दिया, ब्रेक फ्लूइड टॉप अप कर दिए, कुछ ना एक्स्ट्रा लाइट्स लगा दी, तो मास चेंज हो गया। अब जैसे जैसे आप बाइक चलाओगे तो आपके जो फ्यूल है वो खत्म होता जा रहा है, दैट मीन्स आपका मास जो है वो कम होता जा रहा है। मास कम होता जा रहा है तो ऑब्वियसली उस पर फोर्स जो है कैसे निकलेगा, वेरिएबल मास वाले फॉर्मूले से निकलेगा। फटाफट बताइए क्या ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं है? सॉरी, फास्ट रेज आंसर। फटाफट बेटा। चलिए, तो सेकेंड लॉ में अपन ने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, क्या क्या चीज पढ़नी थी वो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ, जो कि सबसे आसान और सबसे बेसिक लॉ है न्यूटन का। एंड दैट थर्ड लॉ स्टेट्स दैट इफ देयर इज एन एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन फोर्स लगाएंगे तो आपको एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा। if you do some action then you will get some reaction, and this is the Newton's third law. So अपन थर्ड लॉ को भी लिख लेते हैं बोर्ड पे, थर्ड लॉ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ताकि आप जब एग्जाम्स में देखें तो आपसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कभी गलत ना हो। आइए देखें। तो यहाँ लिखेंगे अपन थर्ड लॉ, सिंपल है, टू एवरी एक्शन देयर इज an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction, and the action reaction pair acts on two different bodies, acts on two different bodies, दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखने की बात, एक एक्शन अगर आप करेंगे तो उस पर एक आपको रिएक्शन मिलेगा। पहली चीज, ये जो रिएक्शन है ये इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात, ये ऑपोजिट है, मतलब इसकी डायरेक्शन एक्शन के ऑपोजिट होगी। एंड ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर दो अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे। ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जनता सोचती है कि सर एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे लग गए, नेट फोर्स जीरो हो गया। नहीं होता ऐसा। क्या याद रखना है? दैट दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये मेरे पास ग्राउंड है, मैंने ग्राउंड की तरफ एक बॉल को ऐसे जाने दिया, रिलीज कर दिया, तो जैसे ये ग्राउंड को टकराएगी क्या होगा इस पे? जैसे ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगी। किसके ऊपर? ग्राउंड के ऊपर। ऐसे स्ट्राइक कर रही है ना, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो ग्राउंड पे इसने फोर्स लगाया डाउनवर्ड। बदले में ये तो क्या किया इसने? एक्शन। बदले में इसको ग्राउंड एक रिएक्शन लगाता है ऊपर, तो ये लगा देखो रिएक्शन ऊपर। तो पहली चीज क्या है? देयर वाज एन एक्शन। दूसरी चीज क्या है? देयर वाज अ रिएक्शन। एक्शन लगा नीचे किस पे? ग्राउंड पे। रिएक्शन लगा ऊपर किस पे? बॉल पे। और ये बॉल पे वापस ऊपर पहुंच जाती है। So basically what is happening in this particular example, हमने ये देखा that when the ball strikes the ground, it applies some force on the ground in the downward direction, action.
बदले में ग्राउंड इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन। अब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। एक नीचे लगा तो एक ऊपर लगा, ऑपोजिट। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल। So both the forces are equal, both the forces are opposite to each other. Action reaction pair acts on two different bodies. दो अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे। याद रखने की बात, एक्शन रिएक्शन पेयर दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट्स है और दोनों इक्वल है। फटाफट बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं, यस और नो। और कितने लोग मुझे इसके और एग्जांपल्स बता सकते हैं, एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। यस, थ्योरेटिकल पोर्शन। आज से अब अपन जो शुरू करने वाले हैं दैट विल बी द न्यूमेरिकल पोर्शन। अभी तक तो आपने 9th क्लास में ये सारी चीजें पढ़ रखी थी, उसी से बस कुछ फॉर्मूले और अपन नए डेराइव किए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एक्चुअली में अब इससे न्यूमेरिकल्स क्या क्या बनेंगे उनके बारे में। तो आइए ध्यान से देखिए, अब अपन सबसे पहला फोर्स शुरू करते हैं विच इज द नॉर्मल फोर्स। ध्यान से देखेंगे कैसे होता है, फिर जब लास्ट में कॉम्प्लिकेटेड सवाल आने लगेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी अगर आप आज की क्लास में ध्यान से सुन लोगे सारी चीजें। तो सी व्हाट इज हैपनिंग। तो याद करो, कांटेक्ट फोर्स में मैंने आपको दो तरीके के फोर्स और बताए थे, टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स। और बोला था कि जब अपन न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे तो उसके बाद अपन इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है वो हमें पढ़ना है रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स। ठीक है, रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स क्या होता है आइए देखिए। मान लीजिए मेरे पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड पे प्लेस्ड है लाइक दिस, इट इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड लाइक दिस। हम जानते हैं कि ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड खींच रही होगी। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी कहाँ खींचती है, डाउनवर्ड खींचती है। इसी के साथ साथ हम एक और फोर्स भी पढ़ ही लेंगे, हम ग्रेविटेशन फोर्स को भी यहीं पढ़ लेते हैं। आइए चलिए, तो इसको हम यहां से ग्रेविटेशन फोर्स भी पढ़ लेंगे और रिएक्शन भी पढ़ लेंगे। देखो हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है वो डाउनवर्ड खींचती है, नीचे खींचती है। अर्थ के द्वारा लगाया गया जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज ऑलवेज एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ एक्ट करता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, देखने को क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, ये चीज देखने को मिली व्हेन दी ग्रेविटी इज पुलिंग एनी ऑब्जेक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज हैपनिंग। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमने ये चीज ऑब्जर्व की दैट पार्टिकल पे ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा नीचे लगेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर हो। तो इसी को यहाँ पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स को देखें तो वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड को नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे एक ग्रेविटी का पुल है नीचे की तरफ। सो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाना चाहता है, नीचे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी से नीचे खींच रही है। तो ये क्या करता है, ग्राउंड को नीचे पुश करता है, नीचे पुश करेगा। बदले में न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड को नीचे पुश करने की कोशिश की, बदले में ग्राउंड इस पे ऊपर नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है। सो रिएक्शन फोर्स इज बेसिकली applied by the ground on this mass. Why? Because the mass is pushing the ground in the downward direction. So mass ने ground पे force लगाया होगा downward, बदले में ground ने mass पे force लगाया upward.
So the force which is acting on the mass is acting in the upward direction due to the reaction provided by the ground. So इसको अपन लिख सकते हैं, it is the reaction provided by ground. इसीलिए हमने इसे रिएक्शन फोर्स बोला है। नॉर्मल फोर्स इसे इसलिए बोला है बिकॉज यहां पर जो भी फोर्स लग रहा है वो सरफेस से परपेंडिकुलर लग रहा है। तो याद रखना है दो चीजें, नॉर्मल फोर्स को रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन होता है एक तरीके का, एक एक्शन किया गया उसके बदले में रिएक्शन जो मिला, दैट इज दिस टाइप ऑफ फोर्स। सेकेंडली, इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो भी सरफेस था उस सरफेस से परपेंडिकुलर यहां पर नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है। याद रखने की बात है। फटाफट बताओ ये नॉर्मल फोर्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हमने इस फोर्स को कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में डाला था। अब खुद देखो, अगर कांटेक्ट नहीं होगा, ये दोनों ऐसे हवा में होंगे, तो क्या नॉर्मल लगेगा? क्या नहीं लगेगा। तो नॉर्मल फोर्स तब लगेगा जब कांटेक्ट होगा, एंड दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स टाइप। फटाफट बताइए क्लियर है कि नहीं है? सर फास्ट फास्ट 11th क्लास। सो नॉर्मल फोर्स की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। नॉर्मल फोर्स की जो सबसे बड़ी खासियत है दैट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये नॉर्मल फोर्स है ये एक तरीके का रिएक्शन है जो कि डेवलप किया गया है बाय दिस ग्राउंड। एंड द थर्ड थिंग इज दिस इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी अभी देखा है, धरती हमेशा कहाँ खींचती है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड खींच रही है। ऐसे समझ लो ये रही धरती मेरी, दिस इज द अर्थ। ये रहा अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, एक यहां पड़ा है, एक यहां पड़ा है। ये रहा अर्थ का सेंटर। सो हमेशा ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी के द्वारा, वो हमेशा कहां लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा। कहां लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ। So always remember that the force of gravitation is always acting towards the center of the earth. Why this is acting towards the center? Because earth always pulls, it always pulls। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा एक सरफेस दे रखा है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ऐसा क्यों माना? ऐसा इसलिए माना क्योंकि जब अपन एक सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस को एक प्लेन मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो अर्थ बहुत बड़ी होती है ना, एक अर्थ के छोटे से पार्ट को अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो मुझे प्लेन जैसा दिखेगा। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो ये लो वर्टिकली डाउन। अब इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? तो हम जानते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? ऑब्जेक्ट का जो भी मास है वो लो मास, और ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया एक्सेलरेशन कितना होता है? जी। तो ये लो जी। अब देखो, मास ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया एक्सेलरेशन जी होता है, बराबर किसके होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के होगा। तो बराबर किसके है? ग्रेविटेशनल फोर्स के। सो ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। दूसरी चीज ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहीं से एक सवाल निकल के आता है कि वेट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेट? वेट का मतलब होता है द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स अस डाउनवर्ड। हम पे इस अर्थ ने कितना फोर्स डाउनवर्ड लगा रखा है, उसी को वेट बोला जाता है। So this mg is the force with which the earth is pulling us downwards, and this force is also known as weight of the object। इसको हम ऑब्जेक्ट का वेट भी कहते हैं। So remember this also।
ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट कैन बी टेकन एज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसकी वैल्यू होती है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको अपन वेट भी कहते हैं। तो ये दो टाइप के फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया है। फटाफट बताओ क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, यस और नो फास्ट। फास्ट फास्ट 11th क्लास स्टूडेंट्स फास्ट। अब इन पे बेस्ड जब न्यूमेरिकल आते हैं ना बेटा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज आते हैं वापस, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि किस तरीके से फोर्सेस को देखा जा रहा है। नॉर्मल कौन सा फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशन कौन सा फोर्स है। अब अपन नॉर्मल और ग्रेविटेशन को देखेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे कैसा होता है, तो आइए ध्यान से देखिए। ये सारी की सारी चीजें ना बेटा एनसीईआरटी में बहुत ही मुश्किल तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर खंगाल खंगाल के ये सारी चीजें निकाली जाती है, इसको अवेल कर लो क्लास के अंदर ही, ठीक है। अदरवाइज होगा क्या, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आप लोग भी पढ़ लेंगे, लेकिन आपको अलग अलग बुक्स को खुद से पढ़ना पड़ेगा। और वही चीज जब आपको क्लास के अंदर सारी चीजें मिल रही हैं एक ही जगह पे, तो उसको आपको अवेल कर लेना चाहिए, क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। यू शुड बी रेगुलर इन द क्लास। Many students I can observe, they are coming to one class, they are not coming, then next 2 days they are at home holidays, ठीक है, छुट्टी कर रखी है उन्होंने। फिर वो क्लास में आए 2 दिन, फिर वो 2 दिन गायब, फिर 2 दिन क्लास में आए 2 दिन गायब। इससे आप किसी के साथ चीट नहीं कर रहे, इससे आप अपने खुद के साथ चीट कर रहे हैं, ठीक है। ओनली वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी अबाउट दी शीट, जो शीट मैंने भेजी थी सिर्फ एक बच्चे ने मुझसे उससे बारे में पूछा है। तो तन्मय यू कैन कॉल मी आफ्टर दिस क्लास, आप इस क्लास के बाद मुझे कॉल करिए, ठीक है, 12:30 पौने 1 तक मुझे कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आपका डाउट जो है उसको ले लेंगे। चलिए, सो मान लो मेरे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस कर रखा है। अब ध्यान से देखो, इस पे दोनों फोर्सेस को मेंशन करूंगा, पहले मैं इस पे ग्रेविटेशन फोर्स भी डालूंगा और फिर मैं यहाँ पर इस पे रिएक्शन फोर्स को भी लिखेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स को देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो ग्राउंड है ऐसा, ये रहा ग्राउंड, ग्राउंड के तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये लग गया डाउनवर्ड। नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन टुवर्ड्स दी सरफेस। अरे सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा, तो यहां पर सरफेस कांटेक्ट में कौन सा है, ये रहा, इससे लगा दो सरफेस से परपेंडिकुलर, ये लो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और मेरे पास आ गया नॉर्मल फोर्स। सो इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एंड ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ऑलवेज डाउनवर्ड। फटाफट बताइए क्या है ये चीज, सबको क्लियर है कि नहीं, यस और नो, फास्ट रेज हैंड्स। यस फास्ट बेटा फास्ट, बहुत आसान चीज है यार, इंक्लाइन प्लेन पे बस नॉर्मल और ग्रेविटेशन को समझा है बस अपन ने, और कुछ नहीं किया है। पहले अपन ने प्लेन ग्राउंड पे देखा था, अब इसी को इंक्लाइंड पे देखा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टेंशन फोर्सेस, इसके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन के बारे में। तो नंबर 3 इज टेंशन। ये वो वाली टेंशन नहीं है जो दिमाग पे आ जाती है, ये टेंशन है पुल फोर्स। क्या है, पुल। सो याद रखना, टेंशन फोर्स इज अ पुल फोर्स, खींचता है, ये फोर्स खींचता है, किसी भी चीज पे अगर टेंशन है मतलब वो खींच रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें अपने कोर्स में टेंशन फोर्स को पढ़ना है स्ट्रिंग्स के अंदर। किसके अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर, धागों के अंदर हमें देखना है कि टेंशन कैसे डेवलप होता है। तो लो एक धागा उठाते हैं, उसको छत से बांध देते हैं, ये लो बांध दिया। अब इसी सेम धागे को अपन नीचे एक ऑब्जेक्ट से बांध देते हैं, ये लो इससे भी बांध दिया, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को, एम मास के ऑब्जेक्ट को इस धागे से लटका दिया। होगा क्या, ये एम मास का ऑब्जेक्ट इस धागे को नीचे खींचेगा। क्यों, क्योंकि इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे नीचे लग रहा है mg, बदले में धागा इसको
ऊपर खींचेगा, तो बदले में धागा इसे ऊपर की तरफ खींचेगा। सो टेंशन एट दिस बॉक्स विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, खींच रहा है बॉक्स को, ऐसा लगेगा। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखूं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग कोशिश करेगी कि मैं छत को नीचे खींच लूं, तो ये लो, ये यहां पर छत को नीचे खींचने की कोशिश करेगी। इन रिएक्शन जो ये रूफ है ये पूरे को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से यहां पर फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म चलता है। दिस इज नोन एज फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म। यहां पर फोर्स किसने लगाया है? ग्रेविटी। इस ग्रेविटी की वजह से बॉक्स ने टेंशन, बॉक्स ने स्ट्रिंग को, धागे को खींचने लगा नीचे, बदले में धागा इसको कहां खींच रहा है? ऊपर। सो टेंशन जो डेवलप हुई इस स्ट्रिंग के अंदर वो कहां हुई? ऊपर, एट द बॉक्स, अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो। लेकिन अगर मैं यही सेम टेंशन देखूं कहां पर? ऊपर, जहां पर रूफ की बात हो रही है, जहां पर मैंने इसको ऊपर से बांधा था, वहां पर ये पूरे के पूरे अरेंजमेंट को कहां खींच रहा होगा? कॉमन सेंस से सोचने की बताओ, ये रूफ को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होगा। सो टेंशन एट द टॉप मोस्ट पोजीशन नीचे की तरफ लग रही, खींच रहा है वहां पे भी, और देखो यहां पे भी ये खींचने की कोशिश कर रहा है। तो टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट पुल्स, स्ट्रिंग के अंदर हर तरफ खींचता है, टेंशन होती है, तो धागा हमेशा खींचता है। ये सेंटेंस आपको हमेशा याद रखना है। एक ही सेंटेंस याद रखना है, धागा हमेशा खींचता है, या रस्सी हमेशा खींचती है। ये देखो रस्सी है, धागा है, एंड दिस इज ऑलवेज पुलिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे ये खींचने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी। दिस इज नोन एज टेंशन फोर्स। अब ये टेंशन आपको पूरे के पूरे स्ट्रिंग, पूरे के पूरे रोप में सेम दिख रही है। दिस इज बिकॉज द स्ट्रिंग इज मासलेस। ये इसलिए है बिकॉज जो स्ट्रिंग है ये कैसी है? मासलेस है। अगर इसमें भी मास आ जाए, अगर हम ऐसा मान ले कि इस धागे के का भी खुद का कोई मास है, तो टेंशन की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग रहेगी। कैसे निकालेंगे हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है दैट द टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, एंड द टेंशन इज अ पुल फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग एट ईच एंड when the string is massless, when the string is massless। तो आज की क्लास में हमने सारे फोर्सेस का तो डिस्कशन कर ही लिया है। फटाफट बताइए क्या ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं? यस और नो, कि कैसे अपन ने फुल फोर्स को देखा फ्रॉम स्ट्रिंग? यस और नो, फास्ट टेल मी, फटाफट बताओ। एक ही सेंटेंस को याद रखना है, रस्सी या फिर धागा हमेशा खींचता है, बस यही याद रखना है और कुछ नहीं। फास्ट टेल मी, raise your hand students।